This conference will now be recorded. राइट सर। तो लास्ट क्लास हमने एसटीपी और एनटीपी के बारे में देखा। एसटीपी और एनटीपी सही चीज है, याद रखना। दिस वाज अ क्यूरियोसिटी। न्यू डेफिनेशन में हमने प्रेशर 1 बार लिया है एंड वॉल्यूम इज 22.71 लीटर। ओल्ड डेफिनेशन में आपने प्रेशर बच्चों इतने एटमॉस्फेयर लिया है 1 या 1.013 बार, दिस इज इक्वल टू बार, एंड वॉल्यूम इज 22.41 लीटर। नेवर गेट कंफ्यूज्ड, आपकी पूरी केमिस्ट्री में अभी तक हम ओल्ड डेफिनेशन में चल रहे हैं। बट याद रखिएगा, इक्वेशन में अगर आप एक तरफ बार रखेंगे तो दूसरी तरफ भी बार रखेंगे। अगर आपने प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिया है तो आर की वैल्यू में एटमॉस्फेयर आना चाहिए एंड वाइस वर्सा। दिस इज गोइंग टू बी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर एन 1 मोल होगा तो पीवी एनआरटी ऐसे कनेक्टेड होंगे। आर की वैल्यू the fools will be memorizing, the intelligent one will be learning with the help of committing mistakes. And you understand, you saw it, that this equation can be reduced for constant number of moles. R to constant ho jayega, that is going to be PV by T is equal to constant, and you can write P1 V1 T1 is equal to P2 V2. This is the mother of all Charles law, Boyle's law, Avogadro law, सबका ये जननी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में आ गए थे, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन सर ने सिंपली ये कहा कि गैसेस जो कि नॉन रिएक्टिव हैं, अगर आप उनको एडप्ट करते सेम वॉल्यूम के अंदर सेम टेम्परेचर पे तो उनका प्रेशर इज एडिटिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। मतलब अगर कंडीशन सेम हो तो समाज में हम जो भी काम करेंगे वो एडिटिव हो जाएगा। दैट इज इन्होंने कहा। The point to be repeated, stressed is Dalton's law is applicable only to gases which do not react chemically. There may be few students who are just reading it, there may be few students who are understanding it, and when the question comes, they will turn into their advantage. So I want you people should be of the later type, आपको पता होना चाहिए, right? आप ऐसा कभी नहीं यूज कर सकते हैं water और SO2, वाटर और SO3 के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। वाटर और HCl, वाटर और अमोनिया के लिए आप ये यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वाटर इन सब के साथ रिएक्ट करता है। और हमने निकाला कि एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ, द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, दिस विल बी नोन एज ड्राई गैस, this will be known as wet gas, is equal to dry gas is equal to pressure of wet gas, which will be equal to atmospheric pressure minus aqueous tension. Aqueous tension is the vapor pressure of water at a fixed temperature. It does not obey PV is equal to nRT. ये सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है और टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्वस टेंशन बढ़ती है। दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड। एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ में आपको बताया गया था प्रेशर ऑफ गैस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इनटू पी टोटल। This relationship will not be used only in this chapter, it will be used throughout your chemistry. After few chapters from now you will in class +2, तो आप वहां पे रॉल्स लॉ कर रहे होंगे। सो ये आपका एक बैकग्राउंड आ जाएगा। आप केमिकल इक्विलिब्रियम में होंगे तब भी आप ये रिलेशन यूज कर रहे होंगे बेटे, इसका ये एडवांटेज होगा। और आप लोगों को बताया गया था कि आप प्रेशर ऑफ अ गैस में मोल फ्रैक्शन की जगह पे वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, जो कि मोल फ्रैक्शन को ही डिनोट करती है, इनटू पी टोटल भी ले सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ एसपी few questions were given बेटे एज अ होमवर्क। शैल आई अज्यूम कि आप लोगों ने ये किए थे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी बच्चों, राइट? क्या ये क्लियर है? मैं वीबी आगे जा सकता हूँ, राइट? ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन वर गिवन टू यू एज अ होमवर्क, यू मस्ट हैव डन इट। क्योंकि अगर आप साथ साथ में हमारे होमवर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी और आपके कंपटीशन साइमल्टेनियसली तैयार हो जाएंगे। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू अ न्यू लॉ, द ग्राहम्स लॉ। आपने अपने कमरे में धूप या अगरबत्ती करके देखी होगी, तो अगर आप एक जगह पे धूप जलाते हैं तो आप देखते हैं कि जो उसमें से काला धुआं, डेंस धुआं निकल रहा है, उसमें कार्बन भी है और कुछ भी चीज है, वो थोड़े समय के बाद पूरे कमरे में मिक्स हो जाता है।
इस फिनोमिना को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इवन लिक्विड में भी ये पाया गया है, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर सो दैट टू हैव अ यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन। एंड डिफ्यूजन वंस स्टार्टेड, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। डिफ्यूजन इज इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल आप मूवी में देख सकते हैं, फिल्माइजेशन में देख सकते हैं कि कोई इंसान वहां गया था और वो उसी तरीके से वापस आया है। आप उस इंसान की जगह पे गैस के मॉलिक्यूल को देखो। रियलिटी में डियर, इट इज इम्पॉसिबल दैट डिफ्यूजन वन स्टार्ट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। तो ये सारी की सारी जो साइंस आप पढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये बेसिकली यूरोप से ही निकलती है और दुनिया का कोई देश इनमें कंट्रीब्यूटर नहीं था। तो थॉमस ग्राहम 1805 ग्लासगो में पैदा हुए। He is known as father of colloid chemistry. Colloid chemistry आपका ब्लड एक colloid solution है। गम, फेविकोल, पेंट्स कोलाइडल सॉल्यूशन है। आपके गैस्ट्रिक जूसेस जो स्टमक के अंदर हैं, इंटेस्टाइन के अंदर हैं, हार्मोन्स, ये सारे के सारे कोलाइड केमिस्ट्री। तो इन्होंने हमें एक लॉ दिया जिसको बोला जाता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इन तकरीबन आज से 200 साल पहले। और ये अभी तक भी ये इतना बेटर है, इतनी अच्छी चीज है कि हमारे काम में आता है। आप इससे इवन जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में जब हम यूरेनियम को सेपरेट करते हैं वो हम करते हैं। तो पहले तो डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाए। इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी to produce homogeneous mixture is known as diffusion. It is an irreversible process. The tendency of non-reacting gases to mix. जो react कर रहे हैं आप उनको diffusion नहीं कहेंगे। The gases can diffuse through small pores of a porous pot. आप इमेजिन कीजिए, आपके पास कोई कपड़ा है, आपके पास कोई मिट्टी का बर्तन है, उसमें होल्स हैं, तो उसमें से गैसेस निकल सकती है। Therefore, porous pots are used to compare the rate of diffusion of different gases. वैसे तो आपकी अगरबत्ती से भी डिफ्यूजन हो रहा है, बट आप उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। And effusion is the similar phenomenon. The similar phenomenon. Effusion is a small mass transfer of the gas molecule through a tiny hole or pore. अगर एक होल में से डिफ्यूजन हो तो हम उसको बोलते हैं इफ्यूजन। इमेजिन कीजिए आपके साइकिल जो टायर है वो पंचर हो गया है, तो उसमें एक छोटा सा होल है, उसमें से गैस डिफ्यूज कर रही है होल में से। दैट इज गोइंग टू बी नोन एज diffusion and effusion. Diffusion is tendency of the molecules of the given substance to move from region of higher concentration to lower concentration. Effusion ditto same है, simply थोड़ा सा छोटे से होल के अंदर में से अगर जाएगा तो हम उसको effusion बोल सकते हैं। Can you understand this figure? ऊपर वाला डिफ्यूजन है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, डॉट से दिखाए गए हैं। आपने ये चीज निकाल दी है और आपके पास वो पूरे के पूरा डिफ्यूज कर गया है। और अगर वही एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे आपने एक छोटा सा होल लगा दिया है, उस होल में से मॉलिक्यूल को निकलने को हम इफ्यूजन बोलते हैं। Is there any problem in understanding the concept of diffusion and diffusion? If this is okay, then I can move ahead. Now, rate of diffusion, कितनी जल्दी से इफ्यूजन या डिफ्यूजन होगा, उसके लिए हम 3 ढंग यूज कर सकते हैं। ज्यादा भी हो सकता है, बट हम 3 के ऊपर फोकस किए। वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज बाय टाइम टेकन। किसी केस में 20 ml गैस 10 सेकेंड के अंदर निकली और किसी केस में 100 ml गैस 10 सेकेंड के अंदर निकली। तो आप जान सकते हैं यहां से गैस के भागने का रेट ज्यादा था। Since volume is directly proportional to number of moles, so we can also take in the numerator the number of moles in place of volume of gas. अगर जरूरत पड़ी तो हम ले सकते हैं distance traveled by the effused gas और diffused gas, एक ही चीज है बच्चों, by time taken. So do you understand हम आपको क्या कह रहे हैं? The rate of diffusion can be measured as, छोटा r को लिख सकते हैं V by T. V is the volume, N by T, N is the number of moles, and D by T
It is going to be distance traveled by the gas. हम कुछ भी इनमें से ले सकते हैं। ग्राहम सर लॉ देते हैं। In 1829, known as Graham's law, the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to square root of its density. मतलब बच्चों, जितनी गैस भारी होगी उतनी वो स्लो चलेगी। The rate of diffusion is inversely proportional to density of the gas. अगर मेरे में जिनका वेट 85 kg है और आप में से अगर हम जिनका वेट 48 kg या 50 kg है, अगर हम भागने को कहें तो जिसका मास कम है वो आसानी से भाग सकेगा, और मास कम है तो डेंसिटी ऑब्वियसली कम ही होगी। तो हम इसको कह सकते हैं k अंडर रूट ऑफ d। यू अंडरस्टैंड? k अंडर रूट ऑफ d। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आप इसका मतलब कह सकते हैं R1 by R2 इज इक्वल टू, ऊपर आएगा D2 और नीचे आएगा क्या चीज, D1, where D is the density of the gas. Do you understand? The rate of diffusion is inversely proportional to 1 by D. K 1 by D, where R is rate of diffusion, D is the density, and K is going to be, my dear friends, the density of the gas. I hope you understand. ये अभी हमने आपको इसको करवा दिया है। क्लियर है? आगे जा सकते हैं बच्चों। ये सब न्यूमेरिकल में कन्वर्ट होगा। And we can also say that rate of diffusion is directly proportional to, ये आपके स्कूल में CBSE के NCERT में आपको ये लॉ नहीं दिखेगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मैं इससे बेटर स्टेटमेंट कह रहा हूं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटे, डेंसिटी। आप इमेजिन करो, राइट कार्तिक, आपके घर में एक LPG गैस का सिलेंडर है, तो आज वो नया सिलेंडर आपने लगाया है, तो आप उसमें एक पिन लीजिएगा, एक स्क्रू ड्राइवर लीजिएगा, आप उसको दबाइए, आप उसमें से ना गैस एकदम बहुत तेजी से गैस बाहर निकलते हुए देखेंगे। अब आपके घर में कोई सिलेंडर है, वो खत्म हो गया है, आपने 2 महीने 1.5 महीने आपने उसको यूज किया है, अब उसमें वही काम करिए। उस वक्त अंदर गैस का प्रेशर कम है, तो अगर आप स्क्रू ड्राइवर से उसकी नोजल को दबाएंगे तो गैस शायद बहुत कम रेट से निकलेगी या नहीं निकलेगी। दैट इज द मीनिंग। डू यू अंडरस्टैंड SP? क्या ये समझ आया बेटिया? 1 and 2। अगर आपके पास इसको हमने दो गैसेस को कंपेयर किया तो R1 R2 इस P1 P2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और D2 बाय क्या आ जाएगा, D1 भी आ जाएगा बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ हम कंपैरिजन के लिए P1 और P2 को बराबर ले लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मेरा वही 1 वाला रिलेशन आ गया है। द R, कैपिटल R नहीं लिखते हैं, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्काइल के लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी D2 by D1 आ गया बच्चों, वही 1 वाला रिलेशन जो हमने कहा था। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर डेंसिटी और वेपर डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू m/2? याद है? व्हाट इज दिस? वेपर डेंसिटी। तो अगर वेपर डेंसिटी टीटी इसके बराबर है बेटिया, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ R1 by R2 इज इक्वल टू m2 by 2 और m1 by 2। 2 कट गया, आपके पास क्या रह गया गुड़िया, m2 by m1। समझ पा रहा है? तो हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं बच्चों, आपकी श्रद्धा है, जिस मर्जी प्रकार से ले सकते हैं। अब एक बार मेरी मदद करिएगा, प्लीज वॉच व्हाट आई वांट टू टेल यू। R1 by R2 is D2 by D1 चलेगा, किसी भी प्रकार से यूज किया जा सकता है, M2 by M1। रेट ऑफ डिफ्यूजन की जगह पे बेटे आप V1 by T1, V2 by T2 लिख सकते हैं। से मैंने किसी एक को पकड़ लिया है। आप V1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं टीटी? N1 T1 N1 upon T1 N2 upon T2। समझ गया पुत्र?
और समय आने पे गुड़िया कैसे लिख सकता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय वन गैस बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड बाय अनदर गैस बाय टाइम टेकन. दैट इज गोइंग टू बी द केस. बड़ी जल्दी, अभी थोड़ी जल्दी है, बट फिर भी मैं आपको रिलेशन बता रहा हूं, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे होंगे तो आप इस रिलेशन को सीख चुके होंगे. हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल ले लेते हैं अंडर रूट में, बिकॉज वेलोसिटी अभी समय नहीं आया है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 RT है. तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट t. आप जल्दी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस अभी से तकरीबन आधे पौने घंटे में आप ये सीखेंगे. तो बेटे कभी कभी हम इसमें यहाँ पे टेम्परेचर भी ले सकते हैं. मुझे याद है एसपी तुमने एक केमिकल अर्थमेटिक में क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था बेटे ये ग्राहम्स लॉ डिफ्यूजन में आगे जाके होगा. सो वी कैन यूज दिस रिलेशन आल्सो बेटे. प्लीज मेक नोट्स आफ्टर द क्लास. एक रफ पेज पे राइट आप इस रिलेशन को लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे अब इसके न्यूमेरिकल्स में लेके जाना है. आप प्लीज लिख लीजिए, फायदा होगा. वही चीज है, आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, और आप इसको लिख सकते हैं. बेटे लिख लीजिए, फायदा होगा. डन बच्चों? तृप्ति हो गया बेटिया? Yes, sir. Yes, sir. याद नहीं करना बच्चों, ये आप क्लास के बाद पढ़ते रहेंगे, वही चीज है जो मैंने आपको भी कराई. एटमोलाइसिस. Atmolysis. The process of separation of two gases on the basis of their different rate of diffusion due to difference in their density is known as atmolysis. It has been applied with success for separation of isotopes and other gaseous molecules. से जैन हम अगले पेज पे बेटे इसका मतलब समझते हैं. मान ले बेटिया आपको कुदरत से H2 मिला. एक मिनट बेटे रुकना जरा, तो एक सेकेंड बढ़िया, तो इसको ये ले लिया. आपको कुदरत से H2 मिला एंड D2 मिला, पता ना आइसोटोप तो ऐसे ही मिलते हैं, हमने इन दोनों को सेपरेट करना है ना. तो हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को रेस लगवाते हैं. जैसे आपने बचपन में रेस लगाई होगी ना, यहां से हम डालते हैं H2 एंड D2 राइट. अब ये क्या कहता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, rate of diffusion of deuterium is equal to molar mass of deuterium by molar mass of hydrogen. Yes, deuterium का मास कितना होगा 4, और हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2. तो ये √2 आ गया गुड़िया. तो ये कितना आया 1.414. इसका मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे कहीं पे 1 मीटर है, तो जितने समय में वहां पे ड्यूटेरियम पहुंचेगी, और कहीं यहाँ पे 1.414 मीटर है, तो उतने ही समय में बेटे वहां पे कौन सी गैस पहुंचेगी, हाइड्रोजन नहीं पहुंचेगी. कि हाइड्रोजन से ये चलेगी. तो मान हमने बड़ी लंबी पाइप बना दी है, तो हम दोनों गैसेस हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के मिक्सचर को उसमें से फेंकते हैं. तो हम 1.414 मीटर आगे कौन सी गैस निकाल लेंगे, हाइड्रोजन, और ड्यूटेरियम कहाँ पे रहेगी, वो 1 मीटर पे रह जाएगी. हम इससे सेपरेट कर सकते हैं. वही चीज है, आपकी क्लास में से अगर हमने एथलीट्स ढूंढने हैं तो हम चुन लेंगे आप में से बेस्ट को, और आप में से जो रन नहीं कर सकता है उसको चुन लेंगे. दोबारा देख, कुदरत में यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235 आइसोटोप मिलता है. जो 235 आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव है.
आप इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाते हो, इंसान बॉम्ब भी बनाता है, तो हमें इसको चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इसको फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर देते हैं, ये सेपरेट नहीं है। यहाँ पे एक UF6 नाम की गैस बन जाती है, राइट। UF6 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड एक गैस है, और यहाँ पे U35F6 की गैस बन जाती है। हम इन दोनों गैसेस को बहुत लंबी पाइप्स के अंदर, इसको करने में 8-8, 6-6 महीने लग जाते हैं, हम ऐसे इनको भगवाते हैं। यूरेनियम किसको, 235 वाले को, एंड यूरेनियम 238 वाले को। फ्लोरीन बड़ी मजेदार चीज है, ये जब किसी के साथ दोस्ती करती है तो ये बड़ी मजबूत दोस्ती करती है, मतलब UF6 बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जब ये किसी के साथ दोस्ती कर लेती है तो ये इतनी पॉजिटिव है, ये दूसरे मॉलिक्यूल को आने नहीं देती। सो दैट इज फ्लोरीन के तकरीबन सारे कंपाउंड, कुछ को छोड़ दो टेफ्लॉन को, वो हमारे पास गैसेस होंगे। तो हम इनको रेस लगवाते हैं, तो जब हम रेस लगवाते हैं तो एंड में हमारे पास U235F6 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी U238F6 के मुकाबले। फिर फाइनल गैस को ले लिया जाता है, फिर उसको नए एक्सपेरिमेंट में डाला जाता है, ऐसे हम 6-8 महीने लगे रहते हैं। तो धीरे धीरे करके U35 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है, और जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन तकरीबन 2.5% तक बन जाती है, तब हम इससे न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। That is known as क्या चीज बेटे, atomolysis. What is atomolysis? The process of separation of two gases on the basis of diffusion. Gram's law of diffusion is known as atomolysis. क्या आप समझ लेंगे? ये चीज मैं आपको अब होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, यही तो आपको करवाया था। जैसा आपको बोला गया था, इसमें थ्योरी कम होगी, इसमें हमारे पास एप्लीकेशंस होंगी। चल एसपी साहब, आप आगे आ जाइए और बात करते हैं बेटे। ये एक बहुत बेहतर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई सेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे लेवल पे मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स में मिलेगा। तो अभी के लिए मैंने इसको सब्जेक्टिव बनाया हुआ है। कहता है एक स्ट्रेट ग्लास ट्यूब है, 2 इनलेट है बेटे, ऐसा एक ट्यूब है, एक एंड पे x लगा दे, डिफरेंशिएट करना ना, एक एंड पे y लेवल कर दे। The length of the tube is, हाँ बेटिया, 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर। एक्सियल गैस थ्रू इनलेट x डाली जाती है, यहां से x से s से, y से अमोनिया डाली जाती है, राइट। अब कहानी क्या है, जब HCl और अमोनिया आपस में मिलते हैं तो वो एक आयनिक कंपाउंड जो कि व्हाइट सॉलिड, राइट, ये सॉल्ट बना के देते हैं। तो जैसे ही ये गैस बनेगी तो हमें वहां पे दिख जाएगा कि यहाँ पे व्हाइट जैसे बर्फ नहीं एकदम पड़नी शुरू हो गई, वो हो गया है। White fumes of ammonium chloride appears at point P inside the tube. Find the distance of P from the X. गुड़िया जुगत लगा के सोच, अकल लगा के सोच, इसका मास कितना है बहना, एक मोल का 36.5। इसका मास कितना है बेटिया, 1700। कौन गैस तेज भागेगी, अमोनिया या HCl? हाँ जी बोलो। सर अमोनिया। अमोनिया, कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? तो ये इसका मिड पॉइंट आ गया, इसका मतलब अमोनिया जो है वो कहां पे मिलेगी, ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करेगी, यस। अमोनिया यहाँ पे मिलेगी। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द X। मैंने बेटे इस डिस्टेंस को D बोल दिया है, इसको राइट, D बोल दिया है, तो इसको कितना बोलूं, 200 माइनस। तेरे को समझ आया मैंने क्या बोला? अमोनिया गैस और
HCl गैस कहीं यहाँ पे मिलेगी, इसको P बोल देते हैं। X एंड से उसने पूछा है, हमने उसको D बोल दिया। इसको कितना बोला है? 100 माइनस D, क्योंकि टोटल मिला के तो 100 200 ही बनना है ना। अब बहना एक चीज बता, क्या आपको पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन फॉर द अमोनिया divided by distance covered by time taken for HCl is equal to गुड़िया molar mass of HCl by molar mass of ammonia. इनवर्स में है ना। Yes. अब टाइम तो सेम होगा क्योंकि वो उतने ही टाइम में दोनों गैसेस मिलेंगी, तो टी को काट देते हैं। तो आपके पास क्या रह गया? डिस्टेंस कवर्ड बाय अमोनिया। डिस्टेंस कवर्ड बाय अमोनिया कितना ले ले? 200 माइनस डी। 200 minus डिस्टेंस कवर्ड बाय HCl कितना ले ले? D। D. HCl का मास कितना है? 36.5। अमोनिया का मास कितना है? 17। राइट, जब इसको पार करेगा देख 17 into 2 34, ये ऊपर 2.5 ज्यादा है, तो ये तकरीबन 2.15 आ गया। दैट मींस 200 माइनस D इज इक्वल टू 2.15 अंडर रूट में था बेटे, 2.15 अंडर रूट में था। 2 का अंडर रूट कितना होता है गुड़िया? 9.41. तो 2.15 का 1.45 के अंदाजे से बोल दूं। अब इस वक्त अप्रॉक्स मार रहा हूं, Yes. थोड़ा सा बढ़ गया। सो दैट इज, ये D ऊपर आ गया, तो 200 इसको इधर ले जाए, तकरीबन 2.45 D, तो D इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 200 बाई 2.45। मेरे को बहुत बार किया हुआ है, ये 81.2 सेंटीमीटर आता है। मैंने बहुत बार किया बेटे, सच में, ज्यादा नहीं तो 10-15 हजार बार किया होगा। तो ये समझ आया तेरे को? इसका Yes. मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है? 81.2, और ये वाला कितना है? तकरीबन 118 के आसपास आ जाएगा, है ना? 18.8 के आसपास है। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? Yes. ये मैंने आपके लिए यहाँ पे कर रखा है। Do solve it yourself also. चलें, BSc आप हमारे साथ आएंगे, ये एज अ होमवर्क दिए गए हैं बेटे तुम लोगों को। तो Yes, क्या sir. ये क्वेश्चन मैं आपको बोल सकता हूँ बेटे? ये देखना, Yes, sir. रेट। सरदार एक चीज देखना, यहाँ पे बेटे हल्की जो चीज होती है ना उसको ऊपर रख लिया कर। यूरेनियम, हाँ बच्चे, कौन सा? 235। ओ यार, 235. हमेशा गलत होता है, F6। और ये 238, पता नहीं क्यों ये मेरे से हमेशा गलत होता है। F6 इज इक्वल टू यूरेनियम 238 प्लस 19 into 6। समझा कैसे निकला? समझ गया ना Yes, sir. सिंह साहब? ये जो आएगा ना, इसको बेटे घबराना मत, नई चीज सीख रहा है। हम इसको सेपरेशन फैक्टर भी बोलते हैं। समझ आएगा? Yes. वही जो पीछे निकला था वो दैट इज गोइंग टू बी द सेपरेशन फैक्टर निकलेगा। चल बच्चे, ये क्वेश्चन करवा। The volume of a gas X and chlorine diffusing through the same time at this much and this much. Calculate the molar mass of gas X. So that's a volume दिया है, तो V V1 by by T V2. of X, V by T of कौन सी? Cl2 चलेगा बेटे, Yes, sir. है ना? तो सरदार जी सेम टाइम में T तो कट गया। Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ X कितना सिंह? So 35 ml. वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन कितना? 29 ये आ गया 71 बाय over X. मोलर मास।
तो ये तकरीबन 7 5 35 और 7 4 28 समझ गया मैं की कितना। Yes, sir. तो ये 5/4 1.25 आ गया इज इक्वल टू 71/mx। अंदाजा मार रहा हूँ बेटे, इसको स्क्वायर मार दे इसको, तो 1.2 इंटू 1.2 कितना होता है 1.4 1.44 सिंह इसको मैंने अप्रोक्सीमेटेड मार दिया, हालांकि नहीं है 1.5 बोल दिया है, स्क्वायर कर दिया ना सिंह दोनों तरफ। Yes, sir. 1.56. वेरी गुड। तो 71/1.5 तकरीबन 48 के आसपास आंसर आ जाएगा। लो जी, समझा बेटे? Yes, sir. टीटी क्लियर है? टीटी दीदी ये तेरे को होमवर्क दे सकता हूँ? नहीं नहीं, टीटी मेरे साथ करवाएगा। चल डोली, a certain gas X takes 4 times as long to diffuse as hydrogen. इसका मतलब शेर खान V/T of G, बेटा V/T स्पीड तोड़ दे बेटे, है ना, ताकि अब ये कॉन्सेप्ट यहीं से सीख के जाएगा। डोली मेरी मदद करना, तो इधर चेक करते जाना बेटा, है ना, तैसे इसलिए कहा मैंने स्पीड तोड़ दे ताकि 100% क्लैरिटी आ जाए। इधर मोलर मास ऑफ जी आ जाएगा, इधर 2, इधर m। अब देख उसने क्या कहा, गैस T टेक्स 4 टाइम एज हाइड्रोजन, तो इसका मतलब बेटे वॉल्यूम तो सेम है ना तेरा। यस सर, वॉल्यूम सेम है। तो इस गैस का जो टाइम है वो पैरों में आ जाएगा और इस गैस का जो टी है वो ऊपर नहीं चले जाएगा। यस सर। मैथमेटिकली ध्यान। तो अब इसको स्क्वायर कर दे गुड़िया, ये तेरा आ गया 1/16 2/m, m कितना आ equals गया? to 30। तो आपने टीटी कहाँ पे बेसिकली ध्यान किया गुड़िया? यहाँ। यस सर। तो ये वाला जो टी है ये इसके मुकाबले 4 गुना है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, तो टी ऑफ गैस डिनोमिनेटर में गया और वो न्यूमरेटर में आ गया, उल्टा हो गया था। यस सर। शेर खान समझ गया? तो दिस इज, आपको ये क्वेश्चन मैंने एज अ होमवर्क दिया है बेटे, मस्ट डू इट। आई अज्यूम कि मेरे बच्चे दुनिया जीतने का सपना रखते हैं, है ना, तो वो होमवर्क पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं। आम आदमी हो तो काम छोड़ दिया करे। चल एमजे आगे आ जा। 100 cc of hydrocarbon diffuse in 15 minutes। तो गुड़िया तेरे को समझ तो आई गया होगा, V/T of hydrocarbon, V/T of SO3। SO3 का मास होता है गुड़िया 80, 16 into 3 + 32। और M डाइऑक्साइड है पुत्र। ओके बेटे, अभी ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ, शाबाश। याद करना, अगले साल 26 जनवरी पे मैं मोदी जी को बोलूंगा तुम्हें हाथी पे बिठा के दिल्ली में सैर कराएंगे, पक्का याद करा देना, ठीक है? वैल्यू पुट करा, बस हाथी के नाम से डर गया। ओ बहन कहाँ गया? Yes, sir. यस सर, होप यू अंडरस्टैंड। ये क्या आ गया इस तरफ 12 और Yes, इधर sir. क्या? So that is going to be 2, that is 64/m, स्क्वायर कर दे, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 16। अब हाइड्रोकार्बन में तेरे पास क्या होते हैं? Hydrogen and carbon. हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो आपके पास सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन क्या है? CH4. तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 16. CH4। समझ पा रहे हो? Yes, sir. इज इट क्लियर? आगे चलो बेटे,
ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने रिपीट करने हैं। चल भी एसपी आगे आ जा। एक अच्छा क्वेश्चन है और सुनो, ग्राहम्स लॉ तुम्हारे स्कूल के सिलेबस में नहीं है, बट कंपटीशन में ये हर सिलेबस में है, क्योंकि 2003 में सीबीएसई ने अपने सिलेबस को कम किया था। तब आपका अवतार इस धरती पे बस आया था, है ना बच्चा? तो तब ये क्वेश्चन होते थे, उन्होंने काट दिए, बट आपने गुड़िया करने हैं इसको। चल माता मेरे साथ करते हैं बेटा, है ना? तो आराम से करेगा, जल्दी नहीं करने की है, मैंने रोक दिया है तेरे को, ठीक है? फॉर 10 मिनट्स ईच, इसका मतलब टाइम फिक्स हो गया। At temperature 27, from two identical holes, nitrogen and unknown gas X are leaked into a common vessel of 3-liter capacity. The resulting pressure is 4.18 bar and the mixture contains 0.4 mole of nitrogen. What is the molar mass of the unknown gas? देख गुड़िया, प्लान क्या है? ठीक है ना, प्लान तो बनाते ही हम, प्लान क्या है? मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N/T नाइट्रोजन N/T ऑफ X, नाइट्रोजन का मोलर मास तुम्हें पता है 28 होता है, तो मुझे mx निकालना है। क्या तेरे को ये समझ आया? Yes. नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है कितने हैं, 0.4 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X हमें पता नहीं है, और टाइम दोनों तरफ सेम है। उसने कह दिया ना फॉर 10 मिनट्स ईच, 10 मिनट्स ईच। इसका मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पता है, नाइट्रोजन की जगह पे X के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, फिर तो मेरी कहानी बन गई ना। इस वक्त दो वेरिएबल हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स पता लगे, mx उसने पूछा है। ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ तेरे को? हाँ जी। अब उसने कहा क्या है? कहता है मेरे पास एक बर्तन है, राइट? इस बर्तन में मैं नाइट्रोजन और गैस X डाल रहा हूं। इसका जो वॉल्यूम है गुड़िया तेरे पास कितना है? 3 लीटर। 3 लीटर। इसका टेम्परेचर शेर खान कितना है? 300 Kelvin. Yes, 300 Kelvin. तो R तो फिक्स होता है, R तो फिक्स होता है, क्योंकि ये बार में है, तो 0.083 लीटर, हाँ जी गुड़िया, बार पर मोल लीटर, ठीक है जी? तो हमें P भी दे रखा है, क्या है? 2.18. तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और X के नहीं होंगे गुड़िया? Yes. तो मैं PV इज इक्वल टू nRT से हमें डाल्टन्स लॉ तो करवा ही था, राइट? N टोटल निकाल सकता हूं, PV by RT। प्रेशर कितना पुत्र? 2.18 bar. वॉल्यूम 3 है, 0.083 इंटू 300। आंसर दो बच्चों। ये तो कटिंग बहुत अच्छा रहा है, 0.5 पे जा रहा है। So, 0.5. 0.5 इतना आ गया, ठीक है? अब देख पुत्र, ये 0.1 moles of X. है ना, तो इसका मतलब टोटल कितना तेरे पास है? 0.5. 0.04 है, ये 0.04 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने तेरे पास? 0.4. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X कितने आ गए तेरे पास? 0.1. लो जी, बात बन गई। ये था 0.4, ये था 0.104,
is equal to mx by 28 अंडर रूट में, क्या आप मुझे mx निकाल के दे सकते हैं? So 414.2. वेरी गुड। ओके, एक बार चेक कर लेंगे, चेक कर लो बेटे। गुरिंदर आपका आंसर सही है? परफेक्ट, वेल। बाकी लोगों का आंसर क्यों नहीं आया? राइट, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। बाकी लोगों का क्यों नहीं आया? क्या कर रहे हो? ये क्वेश्चन एक गुड क्वेश्चन है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। ये जेई एडवांस्ड में पूछा गया है। बच्चों, जवाब दे दिया करो, फायदे में रहोगे। तो क्वेश्चन नंबर 48 and question number 49, these are super duper question. Do it as a homework. I have given their hints also, but these are involving a different type of question. Solve it yourself, that's needed. आंसर दिए गए हैं। चलो ये बताओ, Sir B. Sir, B option. करेक्ट है, क्योंकि उसका जो मोलर मास है वो 17 है। तो जितना मोलर मास कम होगा तो उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। Solve it. Sir option A. एक आंसर और दे बेटे। Yes, sir, option A. Option A, molar mass X. This is going to be 17, and Kartikeya, mx is equal to 68. ये कर लिया ना हमने शायद? ये निकालो। Sir option A. एक आंसर और आने दे। सही है। Sir, option A. A. Sir, option A. तो A. दिस इज भी सेम है सर। ठीक है। Now these question will go as a homework for you people, right? Must do it. जो कुछ आपको करवाया गया है ये इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव है, तो ये अभी थोड़े समय के लिए पेंडिंग होगा। लिक्विड स्टेट में आप समझ पाएंगे। Solve all of these questions
Obviously hints have been provided, answers have been provided, so do not forget to solve them, all of them. क्लियर है? टॉपिक जरूरी है और आगे बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड होगा, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे कॉन्सेप्ट और क्लियर होते चले जाएंगे। नाउ हम चैप्टर के दूसरे हाफ की तरफ बढ़ रहे हैं और हम आपको लेके जा रहे हैं द किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, एब्रीवेट किया जाएगा केएमटीजी। अभी तक हमने आपको चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, अमांटन्स लॉ, PV is equal to nRT, mother of all equation, the Graham's law of diffusion, the Dalton's law, ये हमने आपको अभी कराया है। अब हम अगले टॉपिक की ओर मुड़ रहे हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको हम एब्रिवेशन में क्लास नोट्स में KMTG बोल देंगे। तो जब भी इसको आपने समझना है, हम इसमें मैथमेटिक्स की और फिजिसिस्ट की मदद लेते हैं, अगर वही हमें बताते हैं। तो जब भी तुम लोगों ने इस थ्योरी को समझना है तो इमेजिन करो, आंखें बंद करो, आप एक बिजी रोड के आगे खड़े हुए हैं और उसके ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, लोग पैदल चल रहे हैं, रिक्शा चल रहे हैं, मे भी हमारे हिंदुस्तान में तो जानवर भी चल रहे हैं, ठेले भी चल रहे हैं, है ना। तो कुछ गाड़ियां मे भी 125 किलोमीटर की स्पीड से भागते हुए चलेगी, कुछ मे भी 60 पे चल रही थी, कुछ 30 पे चल रही थी, कुछ 70 पे चल रही थी, कुछ लोग पैदल भी चलते जा रहे हैं, कुछ लोग वहां पे खड़े होके हल्का फुल्का हिल रहे हैं और गप्पे भी मार रहे हैं। दिस इज द KMTG मॉडल। या वाइस वर्सा, इमेजिन करो कि आपके सामने एक बड़ा सा पार्क है, उस पार्क में ज्यादातर जगह तो खाली है, बट उसमें कुछ लोग वहां रनिंग कर रहे हैं, कुछ वहां पे टहल रहे हैं, कुछ वहां पे बिल्कुल बैठे हैं। इस प्रकार से वो ये मॉडल है द KMTG। KMTG की कुछ assumptions हैं, कुछ postulates हैं जो कि observation से निकले। KMTG, you may be asked give main points of KMTG in theory। ऑब्जेक्टिव में 4 क्वेश्चन देख के which is included in the KMTG ऐसा। The various laws discussed earlier, Dalton's वगैरह, were merely based upon experimental observation. There was no theoretical background to explain them. Scientist theoretical और experimental दोनों को देखता है। In order to account for observed behavior of gases, a model, जैसे आपने atomic model किए हैं, was proposed which takes into account the molecular concept as well as the kinetic molecule, cricket की ball, kinetic movement घूम रही है of gas molecule. This model is known as KMTG. It is also known as microscopic model because its assumption relate to microscopic particles, atoms or molecules present in the gas. The theory was put forward by Bernoulli and further developed by Clausius, ये बड़े इंपॉर्टेंट बड़े साइंटिस्ट रहे, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड अनदर। हम आपको मेनली मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन के मैथमेटिकल मॉडल की तरफ ले जाएंगे। ये आपके मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक का ध्यान करेंगे, हम उतना मैथ्स नहीं करेंगे जितना फिजिसिस्ट करते हैं, क्योंकि हम केमिस्ट हैं, हम अपने काम की तरफ इसको ले जाएंगे। The main points of this theory are given ahead. नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसके मेन पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। आप पीटीओ का मतलब जानते हो बच्चों? How many of you know the मतलब of PTO? Yes, Sahar? Please turn. Let's go to the next page. तो कई बार हम पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को ये नहीं पता होता, बेचारे पूछ लेते हैं, बट दैट इज अच्छी चीज है कि आप पूछ लेते हैं अगर किसी को नहीं पता। The important points are, first point, all important, very important. All gases are made up of very large number of extremely small identical particles, which is known as atoms or molecule. Basically तो बेटे वो n into 6.022 into 10⁻23 होंगे। हम इनको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैपिटल N बोल देते हैं। ये मैंने ऐसे कभी नहीं बोला कि वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। समझ रहे हैं ना? उस पार्क में, इमेजिनेशन में लाखों अरबों खरबों एटम्स घूम रहे हैं, लोग घूम रहे हैं।
The molecules are separated from one another by large distances. गैस के अंदर 99.9% जो स्पेस होती है वो एम्प्टी होती है. सो एक एटम और दूसरे एटम के बीच में, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हम इनफाइनाइट डिस्टेंस बोल देंगे. इनफाइनाइट का मतलब हमेशा प्लूटो पे मत चल. The empty spaces in the molecules are so large that the actual volume of the molecule is negligible as compared to total volume of the gas. अरे इस वेसल को देखो, इसमें बेसिकली एक तो वॉल्यूम है गैस का प्लस एक जो है एम्प्टी स्पेस नहीं है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम टोटल है. ये इतनी बड़ी है या ये इतनी छोटी है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हम वॉल्यूम टोटल को ही वॉल्यूम ऑफ द गैस ले लेते हैं. समझे? आप एक बहुत बड़े कमरे में बैठे हैं, आप अकेले हैं, तो हम आपके वॉल्यूम को नहीं देख रहे हैं, हमने पूरे कमरे को वॉल्यूम को देख लिया है, जो कि आपका प्लस खाली जगह को बच्चों मिला के बना है. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. The molecules are in the state of ceaseless and random motion in all the direction. During their motion, they keep on colliding with one another and with the walls of the container, and thus they change their direction. 83 पेज पे वापस आता हूं. कुछ ऐसा कह रहा हूं कि मॉलिक्यूल्स zigzag rapid random motion में मूव कर रहे हैं. इससे वो आपस में भी टकराते हैं और वो गैस के मॉलिक्यूल्स दीवारों से के साथ भी टकराते हैं. ये हमने आपको बोला है. समझ पा रहे हो? हम इसको शायद आपको याद होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम फिजिक्स में ब्राउनियन मोशन का नाम देते हैं. आफ्टर द रॉबर्ट ब्राउन वो डिस्कवर्ड देम, वो कोटेड देम. अंडरस्टूड? द ब्राउनियन मोशन. The molecular collisions are perfectly elastic. What are elastic collision? ना एनर्जी ना मोमेंटम लूज होता है. टोटल. No loss of energy occurs when the molecules collide with one another or with the walls of the container. However, there may be redistribution of energy during the collisions. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटे. जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, मान लो इसकी एनर्जी 50 थी, इसकी एनर्जी 10 थी, तो जब वो टकराए दोनों की एनर्जी 50 और 10 मिला के 60 रही, पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गई. ये जिसकी 10 थी हो सकता है इसकी 59 हो जाए और जिसकी 50 थी उसकी 1 हो जाए. डू यू अंडरस्टैंड? द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हैपेंस ड्यूरिंग द कोलिजन. गाड़ी आपस में आके टकरा रही है तो टोटल एनर्जी का लॉस नहीं हुआ. हाँ, इसकी एनर्जी कम होगी, ये उड़ के परे जाके गिरी, फिर ये आगे किसी से टकराई, इसने अपनी एनर्जी ऐसे ट्रांसफर कर दी. तो समझ रहे हो, आपके सामने मॉलिक्यूल्स हमेशा हरकत में है. आंखें बंद करो, तुम्हारे कमरे में तुम्हारे आसपास यही ड्रामा हो रहा है. मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं और वो इधर वाला मॉलिक्यूल उधर चला गया, उधर वाला, एक चर्निंग एक्शन हो रहा है जो तुम्हारी मिक्सी के अंदर होता है. There are no forces of attraction. All important point. Attractive or repulsive between molecules at ordinary temperature and pressure. They move completely independent of one another. मानो BS है हमारा, ये जाके इसके ऊपर टकराता है. हम जो पीछे बैठे हुए हैं, हमें BS से कोई लेना देना नहीं. वो बेचारा जाके टकराता है, हम देखते रहते हैं. अब तू टकरा ले, कल को मेरी बारी आ जाती है. इनके बीच में BS, there is no attractive or repulsive forces. समझ पा रहा है बेटे? They move completely independent of one another. गैस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है. इनके बीच में दूरी इतनी है, जैसे आप धरती पे बैठे हो और वो जुपिटर पे बैठा है, वो मे बी किसी और गैलेक्सी में बैठे हैं, इस प्रकार से. तो हम एक दूसरे से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं. The pressure exerted by the gas is due to the collision of the molecules on the walls of the container. जो गैस मॉलिक्यूल दीवार पे जाके टकराते हैं, वो कितनी फोर्स पर यूनिट एरिया से टकराते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? द प्रेशर ऑफ द गैस. आई रिपीट,
प्रेशर ऑफ द गैस इज वॉल से जाके जो टकरा रहे हैं, आपस में जो टकरा रहे हैं, हम वो मेजर नहीं कर सकते। समझा सर? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दिस पॉइंट इज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बेटा हाफ mv स्क्वायर। अभी ड्राइव करवाने वाला हूं, 3/2 RT के बराबर है। द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और अगर आप इसमें से एक और रिलेशन देखो, मैंने अभी कह दिया था ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में वॉल्यूम वेलोसिटी इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये अभी जो 7th पॉइंट है थोड़े समय में आपसे प्रूव करवाऊंगा। याद रखना, एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा है, मुझे जोन सी मर्जी बुक पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट मेन पोस्टुलेट्स और पॉइंट्स एक ही चीज है, ऑफ KMTG। अपनी एनसीईआरटी खोल लेना, आप अपने पास प्रदीप जो भी आपके पास किताब है वो खोल लीजिएगा, ऑल आर गुड बुक दिनेश खोल लीजिएगा, और आप उसमें से एक बार पढ़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, समझेंगे, उंगलियों पे देख लोगे कितने पॉइंट्स हैं, पहले 2 पॉइंट्स कौन से हैं अपने वर्ड्स में लिखेंगे, बुक खोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर आप तीसरा और चौथा पॉइंट देखेंगे, आंखें बंद करेंगे, इमेजिन करेंगे, तीसरा और चौथा लिखेंगे। राइट, उसके बाद आप सारे पॉइंट्स देखेंगे। That is a must for you. TT बेटे मैंने एक होमवर्क दिया है, राइट मेन पॉइंट्स ऑफ KMTG। ये सिर्फ रटने वाला, रीड करने वाला टॉपिक है बेटा, समझ गया? टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। हम आपको बताने वाले हैं more than 99.9% space in the gas is empty. हम वॉल्यूम ऑफ द वेसल is equivalent to volume of a gas लेते हैं। This is extremely important thing जो आपके सामने है, please take care. That is we neglect volume occupied by the gas molecule themselves. आप समझ पा रहे हैं ना? आपके पास एक वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस है और एक आपके पास क्या है बेटे, एम्प्टी स्पेस है, और इसको मिला के आपके पास क्या बनता है SP, द वॉल्यूम ऑफ वेसल। ये चीज इतनी छोटी है, या आप कह सकते हैं ये चीज इतनी ज्यादा बड़ी है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इतना है, तो हम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल देमसेल्फ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम वॉल्यूम ऑफ द वेसल को हम टोटल वॉल्यूम मान के चलते हैं। The volume of the molecule is so small that it may be neglected in comparison to total volume of the gas. Imagination, यहाँ से मार्स के बीच में वॉल्यूम इतना ज्यादा है और पार्टिकल है ही नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज ऑलमोस्ट वैक्यूम है। तो हमने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय जो भी हमारे पास बीच में छोटी मोटी कोई गैस है, हमने उसको बच्चों नेग्लेक्ट कर दिया हुआ है। समझे? जरा इसको पढ़ो। BS इसको समझा भाई, क्या लिखा है उसने? आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं तो MJ तुम बोलो। So it is given that the gases are highly compressible and they expand and they have a tendency to expand. और उन कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। and when the pressure is applied, the distance decrease and volume and the volume of gas decreases and most of the space is empty. गैस में ये चीज करा रहे हैं। चल वाली एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन करते हैं।
ये आपकी आंसर है। ये एक गलती का क्वेश्चन है, तो मिलके करते हैं। Nitrogen molecule has a radius of around 0.2 nanometer. Assuming the nitrogen molecule is spherical in shape, calculate the volume of a single volume. तो बेटे कैसे निकालेगा? 4/3 pi r cube. Yes, sir. 4 3.14. radius 2 into 10 raised to the minus 1, right? Nano Yes. is minus 7 centimeter. Yes, sir, minus 7 centimeter. तो ये minus 8 आ गया, Yes, sir. क्यूब था, ये तकरीबन 1.05 आ गया। Yes, sir. 4.2 into 8 2 की पावर into 10 की पावर -24, ये हो गया 4.2 into 8 32 और 33.6 into -24 3.36 into -23। यूनिट्स क्या है? Centimeter cube. पहला पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. पक्का? शाबाश। चल बीएस तुम आओ, पीटी तुम भी आ सकते हो, राइट। सेकंड पे जा रहा हूं बेटे, है ना? The percentage of empty space in 1 mole of nitrogen at NT2। समझ गया बेटे? तो बी पार्ट, वॉल्यूम ऑफ ESTT 1 मॉलिक्यूल कितना था शेर खान? So 3.36 into 10 raised to power minus 23 centimeter cube. उसने गुड़िया तेरे से 1 मोल पूछा ना? Yes, sir. 3.36 minus 23। एक मिनट बेटे, आपकी आंखें पहचानती रहे तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज किया है, समझा? Yes, sir. हैप्पी बर्थडे हो गया। बताना ये कितने सीसी आ गया? तकरीबन 20.17 सीसी। मैं मेंटल कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ठीक है? 3.36 को मैंने काट दिया, मैंने उसको 6 में काट दिया, फिर मैंने 6 into 0.36 मैंने 18 और 216 मैंने ऐड कर दिया, तो मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। समझा मैंने क्या किया? 18 प्लस ये था। मैंने समझा मैंने क्या किया? Yes, sir. एक बार 3 into 6 कर दिया, एक बार 0.36 into 6 था ना, तो मैंने मन में 0.3 into 6 किया और 0.06 into 6 किया और दोनों को ऐड कर दिया, वो 2.16 आया था। और क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा था तो मैंने इसको 18 में जब ऐड किया तो ये बन गया 20.16, मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया बेटे। ये क्लियर है अभी तक? अभी आंसर नहीं है। Yes, sir. उसने परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस पूछी है बेटे, तुम्हें याद है 1 मोल, वो गेड्रो ने क्या बताया था? इतनी जगह ऑक्यूपाई करती है। उसने ये नहीं बताया था कि 1 मोल का इतना, उसने कहा था 1 मोल इतनी जगह ऑक्यूपाई करती है जिसमें खाली जगह भी है पुत्र। इसका मतलब जो परसेंटेज, हाँ गुड़िया, ऑक्यूपाइड स्पेस है 2.017 22 upon 22.10⁻³ 22.41 into 10 raised to power 3. और मैंने 22,400 को ऐसे लिख दिया। ये ऊपर जाके गुड़िया कितना आ गया? 10। चेक कर, Yes, sir. -3 ऊपर गया तो 10 आ गया। चेक करना कितना। मेरी कैलकुलेशन को प्लीज अपने आप चेक कर लो एक बार। Sir, 10 की पावर -1 है।
10 की पावर -1। तो बढ़िया, ये चेक कर देगा कितना आया तेरा। Zero point zero nine. So 0.09 आ रहा है। ऑक्यूपाइड। परसेंटेज कैसे निकालोगे? 100 minus 0.09. आंसर दो। 99.9. 99. 99.91%। सहर समझा? Yes, sir. क्या प्रूव कर रहा है डली? कि गैस के अंदर सारी जगह खाली है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे ये ब्रह्मांड अपने, हम सूर्य के साथ प्लैनेटरी सिस्टम को लेते हैं, धरती और मार्स के बीच में खाली जगह, तो हमें कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं पड़ता है कि वो कितना खाली डिस्टेंस है। You will do it once again. I have solved all of them, right? So that is all of these has been solved. You have done it. Clear है? आगे जा सकता हूं? किसी को कोई प्रॉब्लम? No, बोल sir. मेरा हो गए, राइट? तो ये आगे चलते हैं। It is a common observation that smoke or dust particle in the air are in the constant zigzag motion. Smoke or dust represent solid particles suspended in air, which is a mixture of gases. These particles are colliding with the molecule of gases, and their random motion clearly indicate that the gas molecule too have identical motion. आपने शायद जब सूरज की रोशनी तिरछी आती है, आपने अपने कमरे में गैस के मॉलिक्यूल्स, डस्ट के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करते हुए देखा होगा। तो उसी प्रकार के गैस के मॉलिक्यूल्स भी हिलते हैं। If the particles were at rest and occupied position, then the gas would have a fixed shape. However, this is not observed. एक तरीके से तुम्हें ये करवा रहा हूं कि गैस का फिक्स शेप क्यों नहीं है, क्योंकि गैस वाइब्रेट करती जा रही है ना, मॉलिक्यूल घूमते फिरते रह रहे हैं। ये एक फ्लूइड है। आपको पता है, आप गैस को या लिक्विड को क्या बोलते हो? फ्लूइड बोलते हो। लिक्विड और गैस दोनों को फ्लूइड बोलते हो बच्चे। So gas does not have a fixed shape. The molecules are constantly moving in all the directions. During the course of their motion, they collide with one another and also with the walls of the container. During each collision, the speed and the direction of the motion of the molecules undergo a change. However, the molecular collisions are perfectly elastic. That is, total kinetic energy remains constant. In these collisions, energy may be transferred from one molecule to another, but the total kinetic energy remains the same. If these collisions are not elastic, there should have been continuous loss of kinetic energy and ultimately the molecules would stop, but this does not happen. MG, हम बोल रहे हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कभी जमीन पे, धरती पे सेटल नहीं होते, तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं, तभी तो हमारा एटमॉस्फेयर है, क्योंकि ये हमेशा मूव करते रहते हैं। जितनी एनर्जी इनकी पहले थी उतनी एनर्जी इनकी अब है। ये टकराते तो हैं बट ये सेटल नहीं होते हैं, तभी तो ये मौसम को जन्म देते हैं। वहां पे एनर्जी कम थी, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा थी, तो यहाँ से मॉलिक्यूल वहां चले गए और उनको आगे धक्का दे दिया, वहां पे ये शांत हो गए। सूर्य ने कहीं और पे अपनी करामात दिखाई, पानी इवेपोरेट हुआ, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इनमें वाटर वेपर आ गया, प्रेशर आया, उधर चले गए। सो दिस ड्रामा कीप्स ऑन हैपनिंग एंड हैपनिंग। हम आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को थोड़ा सा और पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। It is common observation that the gas expands when the pressure of the gas is released.
The expansion of gas means the movement of molecule away from one another, and this increases the khali jagah, voids between them. It is possible if the attractive forces between the molecules are negligible. अरे समझ सकते हो? आपके पास एक गुब्बारा है, अब गुब्बारे के ऊपर से रबर बैंड मान लीजिए आपने लगाया हुआ, आप उस रबर बैंड को तोड़ दीजिए तो गैसेस क्या कर जाएंगी? बाहर नहीं भाग जाएंगी। तो वही चीज, क्या मेरे पास पानी है, ये लिक्विड की बोतल है, क्या मैं इसका ढक्कन खोलूं तो पानी बाहर हुश पास हो जाएगा? नो, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं। ओ बच्चे बाहर नहीं जाना, बैठा रहा आराम से, बाहर खतरा है, हम यहाँ पे इकट्ठे होकर बैठे हैं, हम ग्रुप बना के बैठे हैं। जबकि गैस में ऐसी कोई भावना नहीं है, एक दूसरे के प्रति ना तो उनको प्रेम है, ना ही उनको आपस में रिपल्शन है। तो जैन ये चीज समझा, जब आप कंटेनर का ढक्कन खोलते हो तो गैस क्या करती है बेटे? उड़ नहीं जाती है। उड़ने का मतलब क्या है? कि उनको आपस में कोई फोर्सेस नहीं थी। ठीक है जी? तो ये प्रूव करती है कि गैस मॉलिक्यूल्स में आपस में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। When the gas is enclosed in a vessel, its molecules being in rapid motion constantly go on striking the walls. As a result, the wall experience some outward force, and this force per unit area is known as, yes beta, the pressure of the gas. आप ऐसे नहीं समझो तो आप दूसरे तरीके से समझो। I'm a scientist, so I will quote certain examples which you may feel that these are absurd, but you are a scientist, so you should listen to that. आपके घर में आपने जिंदगी में राजमा, भिंडी और कई ऐसी दालें खाई हैं जिनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे इंटेस्टाइन में एंजाइम्स नहीं है, हम इनको ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। सर्टन ओलिगोसैकेराइड्स जानवर तो डाइजेस्ट कर सकता है, जैसे तुम साग को, मैं साग को डाइजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, बेशक हम साग खाते हैं, वो स्वाद के लिए खाते हैं, अदरवाइज भगवान ने हमारी बॉडी में एंजाइम्स ही नहीं बनाए जो सेलुलोज को उसमें से कार्बोहाइड्रेट निकाल ले। तो हमने बड़े स्वाद से ये सब चीजें खाई, ठीक है, उसमें से कुछ पोर्शन तो हो गया डाइजेस्ट, अब इंटेस्टाइन में से ये फूड आगे बढ़ रहा है, हमारे पास एंजाइम है नहीं, तो दूसरी तरफ से कुदरत ने तुम्हारी इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी फ्लोरा एंड फौना दिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगाई उस पे बैठे हुए हैं, उनका घर है, राइट? तो जब वो देखते हैं कि खाना आ रहा है, उनके पास वो एंजाइम है, तो वो उसके ऊपर पार्टी करते हैं। जब वो उसको पार्टी करते हैं तो उसमें से वो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारी इंटेस्टाइन में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड ऐसी गैसेस पैदा होती है। गैसेस पैदा होती है। गैसेस आपके घर में एक जो छोटा बच्चा कहीं बाहर से आ गया है वैसा है, वो शरारती है, वो टिकेगा नहीं, वो दीवारों पे कूद लगाएगा, और जब वो दीवारों पे कूद लगाएगा वो तुम्हें इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कितनी गैस थी। तो यू विल फील वो गैस आपको तंग कर रही है, दैट इज द गैस। गैस शांत होके नहीं बैठती है, गैस खतरनाक है, गैस बाहर जाने की कोशिश करती है क्योंकि वो टिकती नहीं है, वो कूद रही है। जबकि लिक्विड हो गया, हमने उसको प्यार से हाथ लगाया, शांत हो जा, तो लिक्विड आराम से टिक गया है, और जो कि सॉलिड है वो तो बिल्कुल ही टिक गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आइस है, अरे बिल्कुल भी नहीं, पानी है, चलो थोड़ा बहुत उड़ जाएगा, वाटर वेपर है, बाहर भागेगा। आप आज एक काम करिएगा, आज आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, राइट, उसमें से आधा कोल्ड ड्रिंक पी लेना, आप उसको जब डाल लेंगे, आप उसको ढक्कन लगा के अपने रेफ्रिजरेटर में रख देना। जब आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख दोगे तो आप थोड़ी देर बाद सोडा को या कोल्ड ड्रिंक को आप उसका ढक्कन खोलिएगा, उसको अपने कान के पास करके आप एक हिसिंग सी साउंड सुनोगे, जो अंदर गैस बैठी थी वो बाहर एस्केप करने की कोशिश करेगी, दैट इज द गैस, राइट? और जितना वो फोर्स पर यूनिट एरिया लगाती है उसको हम प्रेशर बोलते हैं। Due to molecular collision, the different molecules have different speed. As a result, molecule have different kinetic energy with it. गैस के आपके पास 6.022 into 10⁻23 के मल्टीपल्स पार्टिकल्स हैं, सबकी kinetic energy डिफरेंट है क्योंकि उनकी वेलोसिटी फर्क है। Under these circumstances, it is assumed that the average kinetic energy is proportional to the absolute temperature. This is important.
The kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे, हम derive करेंगे. तो आप कह सकते हैं kinetic energy is directly proportional to temperature. अगर 200 केल्विन था, kinetic energy E1 थी, तो अगर आपने 400 केल्विन कर दिया है, तो आपकी kinetic energy डबल हो जाएगी. It is observed when the gas is heated, its temperature rises. This is because of the fact that the thermal energy resulted to increase in average kinetic energy. Therefore, these molecules strike the walls of the container more frequently and exert more pressure. Therefore, it is seen that on heating the gas at constant volume, the pressure increases. Do you understand? हमने आपको कहीं और भी करवाया था, एक लॉ आया था, अमंटन लॉ. Pressure is directly proportional to temperature. That is the same thing I'm talking about, right? अब एक काम और करना टीटी, वही कोल्ड ड्रिंक की बोतल आधी पी लेना, राइट, और उसको फ्रिज में रख देना. या आप बिस्लेरी और ये जो भी आपकी पानी की बोतल आती है, फ्रिज में छोड़ो, आप कार में भी रख देना, तो भी आप देखेंगे आपने छोड़ दिया तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे करके शांत हो गए, तो आपकी बोतल अंदर की तरफ पिचक जाएगी. कभी ऑब्जर्व किया है? आपकी बोतल प्लेट हो जाती है क्योंकि वो टेम्परेचर कम हुआ. जो गैस आके दीवार पे जोर लगा रही थी बाहर की ओर, अब वो गैस नीचे बैठ गई है, तो बोतल डीफ्लेट हो गई है. जैसे ही तुमने ढक्कन खोला, अंदर जो वैक्यूम था, अब बाहर की गैस अंदर आ गई प्रेशर को बराबर करने के लिए, उसका शेप दोबारा आ गया. Due to molecular collision, the different molecules have different speed, right? ये हमने पढ़ लिया, वही पिछले वाला पॉइंट था, तो ये कोई नया पॉइंट नहीं है बेटा, यही पिछले वाला. The molecules of the gas are separated from each other by large distances so that the actual volume of the gas molecule is negligible as compared to total volume of the gas. अब ये भी आपको कराया था, ये मेरे पास टोटल वॉल्यूम था, ये एम्प्टी स्पेस प्लस किसका होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होगा. आपने ड्राइव तो किया था 99.91 और ये 0.01 था, ये मिला के कितना बना था 100. तो हमने इसको क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, तो हमने उसको 100 ही मान लिया है. आप समझ पा रहे हैं? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस अभी पिछले केस में इसीलिए करवाया था 0.01 और यहाँ पे वो 100 सीसी, ये हम टोटल वॉल्यूम लेके चलने वाले हैं. That is the same thing which I have discussed with you. Is it clear? So the distances of separation between the molecule are so large that forces of attraction between them are negligible at ordinary temperature and pressure. शायद पहले भी कह दिया. ये चीज देखो, ये चीज देख. The force of gravitation in the gas molecule also supposed to be negligible. अगर ग्रेविटेशनल ठीक ठाक होती तो हमारी धरती की जो भी गैस है वो आपके पैरों की तरफ आ जानी थी, वो तो नीचे आ जानी थी. बट गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं है. रीड इट, ये वही चीज आ रही है, वही चीज है. तो रिपीट कर रहा हूं बार बार ताकि आप उसको सीख लें. यहाँ पे मैं बस एक ही ये काइनेटिक गैस इक्वेशन आज लेके जाऊंगा, जरा मेरे साथ रहिए. काइनेटिक गैस इक्वेशन, थोड़ी समय पहले आपने एक इक्वेशन देखी थी, दैट इज नोन एज PV is equal to nRT, द आइडियल गैस इक्वेशन. काइनेटिक गैस इक्वेशन बोलती है PV is equal to 1/3 mn mu square. The equation is very important, where m is mass of each particle, n is number of particle of gas in the given sample, and mu is बच्चों root mean square velocity. PV is equal to 1/3 mn mu square. इसको अपने रफ पेज में जरा कॉपी कर लो. रफ पेज में कुछ करना है. कर लिया? हो गया? सिंह समझना.
अब कॉपी नहीं करना, हम आपको डिराइव करवा रहे हैं बेटे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m म्यू स्क्वायर, वेयर म्यू क्या है बेटे, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम थोड़ा समय दीजिए, अगली क्लास में बताऊंगा। म्यू इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। आप अभी स्पीड मानो, अभी के लिए अगली क्लास में इसको कराऊंगा ये क्या है, आज नहीं करवा सकता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m म्यू स्क्वायर। क्या पहली इक्वेशन क्लियर है? दिस इज फॉर सिंक वन मॉलिक्यूल। अब आपके पास सैंपल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं एसपी? n। तो बेटे n मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? mn म्यू स्क्वायर। इन दोनों में फर्क क्या है? फॉर n मॉलिक्यूल्स। अभी अभी अपने आपके एक काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखी हुई है आपने, हाँ जी, ये आपने काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखी। तो इसका मतलब n म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स पीवी नहीं हो गया? Yes, sir. क्या मैं ये mn म्यू स्क्वायर की वैल्यू को यहां पे डाल सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 पीवी बच्चों, क्लियर है? इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूं, अगले पेज पे ले आता हूं 3/2 पीवी। ये तीसरी इक्वेशन। ऑल्सो यू रिमेंबर पीवी इज इक्वल टू किसके बराबर है? एनआरटी। तो पीवी की जगह पे एनआरटी डाल सकता हूं बच्चों। समझ गया? ये कितने के लिए आ रहा है? n मोल्स के लिए आ रहा है। तो अगर n इज इक्वल टू 1 डाल दूं तो 1 मोल के लिए आपके पास 3/2 RT इक्वेशन आ गई। इक्वेशन प्रॉब्लम। अब एक मोल में आपके पास 6.022 10 to power 23 या Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, याद है? Yes, sir. तो अगर मैं R को एवोगेड्रो से डिवाइड कर दूं तो फर्क देख, यहाँ पे एक मोल है, यहाँ पे क्या बन गया? एक मॉलिक्यूल बन गया। 3/2 R by Na। कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, इसको बोलते हैं K। द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दैट इज, मैंने आपको यही तो 3 रिलेशन कराए। A, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। दोनों में फर्क देखो, ये कितने मोल के लिए है और ये कितने मोल के लिए है। और 3/2 R by Na ये कितने मॉलिक्यूल्स के लिए है बच्चों? द एक मॉलिक्यूल। आप तीनों रिलेशन में देखो, कहीं पे मास आया, कहीं पे मास आया? No, sir. तो क्या मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल is independent of mass and only dependent upon what? The temperature of the gas. ये चीज समझो। Kinetic energy of the gas is independent of mass, only dependent upon absolute temperature. Imagine हाइड्रोजन है, मोलर मास 2 है, नाइट्रोजन है 28 है, SO2 है 64 है, SO3 है 80 है, राइट? तो अगर at temperature T all will have same kinetic energy. You understand? हाँ बच्चों, kinetic energy is independent of mass. Calculate the kinetic energy of 2 moles. Relation कौन सा लगाओगे? The 3/2 N into RT. होमवर्क दे दूं गुड़िया?
Yes, sir. 2 मोल्स, और वो 2 मोल्स किसकी भी हो सकती है। अब देख, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया गुड़िया? by Not n. One One molecule. वेरी गुड, 3/2 by R by 2 T, by Na. Na. समझे हो? R की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, कौन सी ले रहे हो? 8.314 kilojoule. केल्विन। ये calculate the temperature at which 0.5 mole of chlorine kinetic energy कितनी है। तो kinetic energy is equal to कितना है? 2.182 किलोजूल is equal to 3/2 n कितना है? 0.5, r कितना है? 8.314। टेम्परेचर पूछा है। टेम्परेचर आपका किस में आएगा बच्चों? Kelvin. आपने समझ आया ना मैंने कौन सा रिलेशन यूज कर दिया है? 3/2 n। nRT. Welcome into the ratio of average kinetic energy of carbon dioxide to SO2। तो TT क्या रिलेशन था? 3/2। So 3/2 RT upon Na. तो आंसर क्या होगा? So temperature is same. 1. 1:1 होगा. समझा बच्चों? Yes, sir. बच्चों यहाँ पे अभी नहीं लेके जाऊंगा, ये फ्रेश में कराऊंगा, मजेदार चीज है। अगली क्लास में, अभी मैंने कहा था ना, मैं अभी RMS नहीं करवाऊंगा, समझाने वाली चीज है। आपको RMS स्पीड समझाएंगे, RMS स्पीड की एप्लीकेशंस निकल के आएंगी, वो अभी नहीं छेड़ा। अभी आप वेलोसिटी को बस आप RMS स्पीड मान के चलो। RMS वेलोसिटी बेस्ट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द गैस। आपको बताऊंगा गैस की 3 प्रकार की स्पीड्स आती हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर, ये याद कर। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड की तरफ ले जाएंगे। आपके सिलेबस का एक बेस, एक फंडामेंटल इंट्रोड्यूस करूंगा, बहुत बड़ा फंडामेंटल इंट्रोड्यूस करूंगा। कुछ ऐसे ग्राफ्स पढ़ाए जाएंगे जो कि ना सिर्फ थ्योरी में बट आपकी लाइफ को प्रभावित करेंगे। हम आपको स्पीड ऑफ द गैसेस कैलकुलेट करनी सिखाएंगे। वंस दैट इज देयर, एक रिवीजन करवाते हुए पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो आपको होमवर्क दिए थे, आपको डेविएशंस फ्रॉम आइडियलिटी बताया जाएगा कि बच्चों PV is equal to nRT, ठीक है आपको कराया, बट ये आइडियल कंडीशन है, हम आपको आइडियल मानते हैं बट असल में हम रियल होते हैं। तो जिस हवा में हम बैठे हैं वो रियल गैसेस बन जाती हैं। तो आपको डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर पे लेके जाऊंगा। वंस आई विल डू इट, डेविएशंस को कैसे मेजर करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा। वंस वी डू दैट, हम प्रेशर PV is equal to nRT को करेक्ट करेंगे। क्या गलती है कि जो हमारी सच में जो गैसेस हैं उसको नहीं मानते, ये आपके पास कोई आइडियल गैस इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम आपको लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की तरफ लेके आएंगे। आप में से कुछ लोग तो पढ़ के आगे चल जाएंगे, बट अगर कुछ लोग जो अमीर और नाम बनाना चाहते हैं, हमारे पास इस ब्रह्मांड में भगवान ने हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा दी है। इस ब्रह्मांड का 99.99% जो वेट है वो हाइड्रोजन गैस का है। अगर हाइड्रोजन गैस है और वो सबसे अच्छा फ्यूल है, तो हमारे पास तो फ्यूल की, एनर्जी की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको बताएंगे भगवान भी मजेदार हैं, उन्होंने फ्यूल तो दे दिया, उन्होंने उसको लिक्विड बनाने का रास्ता अपने पास रख लिया। तो हम आप लोगों को टारगेट देंगे कि आप लोगों में से कुछ लोग जो कि साइंस में जाना चाहते हो, वो हाइड्रोजन को लिक्विड कैसे बनाएंगे वो ह्यूमैनिटी को देंगे। आप खबरें पढ़ते हो, अभी अभी इंडिया के एक बड़ी कंपनी ने अनाउंस किया कि मैं 10 साल में हाइड्रोजन के 1 kg को
$1 पे लेके आऊंगा, और अगर हाइड्रोजन का 1 kg $1 आज के मतलब तकरीबन 75 रुपए के आसपास हो गया, तो आपके पास तो एनर्जी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन एक इतना अच्छा फ्यूल है, जब ये जलता है तो ये प्योर पानी पैदा करता है, आप इसको पीने के काम में लेके आ सकते हैं। वंस दिस इज देयर, तो पॉल्यूशन की क्या ट्रबल है, पॉल्यूशन की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes. आप पानी में से ऐसे बैक्टीरिया डिस्कवर करके हमें दीजिए, ऐसे फंगस हमें डिस्कवर करके देंगे जो पानी को तोड़ के आपको ऑक्सीजन दे देंगे, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम आपको वेपर और गैस के अंदर डिफरेंस बताएंगे। आपके प्रेशर कुकर के अंदर इमेजिनेशन में घुस जाओ, नीचे पानी है, ऊपर वेपर है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर इंट्रोड्यूस होगा। सो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस में घुसने वाले हो आने वाले टॉपिक के अंदर, वेदर थोड़ा जरूरत से ज्यादा इंटरेस्टिंग और एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे रुकने वाले हैं और यहाँ से अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द रूट मीन स्क्वायर, मोस्ट प्रोबेबल एंड एवरेज वेलोसिटीज। जय हिंद, गुड लक बच्चों, बाय बाय, सी यू अगेन।